हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अनाया और रिया के जाने के बाद घर में पूरी तरह से शांति हो गई थी। सुबह के नाश्ता वगैरह टेबल पे लगे थे, लेकिन किसी से कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। कैसे खाते। घर का माहौल इतनी हद तक बिगड़ चुकी थी कि अब ऐसा लगता था जैसे कि अभी ये शांति तूफान से आने की पहली वाली शांति ना हो। सबको ऐसा फील हो रहा था। घर के दोनों बच्चे घर से दूर जा चुके थे। घर की रक्षा कवच रिया वो जा चुकी थी। घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा शांत हो चुका था। जैसे तैसे करके थोड़ी बहुत चीज़ें वो लोग खाते हैं, आखिर जीनी तो है ना, उसके लिए खाना भी ज़रूरी है। खाना खाते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें खाने के बाद सभी जो है अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अनाया के मम्मी पापा जब अपने कमरे में जाते हैं तभी अनाया के पापा को कुछ ध्यान आती है और कहते हैं, "आ, मुझे लगता है कि रूही को उसके घर भेज देनी चाहिए, यही उसके लिए अच्छी होगी।" अनाया की मम्मी कहती हैं, "क्या मतलब? तुम्हें पता है ना क्या होगी आगे, क्या नहीं। कल रात जो हुई उसके कारण बच्चे के दिमाग पर कोई बुरी असर ना करे। अभी वो बच्ची है, उसके दिमाग पे कोई गलत असर किया तो उसकी जीवन बर्बाद हो सकती है। बच्चों के दिमाग में कोई एक बार चीज़ चली जाती है तो वो जल्दी निकलती नहीं है, उसकी मेंटल हालत भी ख़राब हो सकती है।" अनाया की मम्मी को भी सही लगती है, लेकिन फिर भी वो कहती है, "लेकिन हम उसे कैसे जाने के लिए बोल सकते हैं? हम नहीं बोल सकते। हाँ, प्रिया को साथ में भेज सकते हैं किसी बहाने से, और वो भी प्रिया के साथ जा सकती है। हम ऐसा चाहते तो नहीं है। उसके आने से घर का माहौल कितना अच्छा हो गया था। घर में बच्चों की तरह इधर से उधर माँ का भी मन लगा रहता था, लेकिन क्या करें हम भी, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना। हाँ, नहीं तो हम प्रिया और उसे कहीं और भेज देते हैं घूमने के लिए कुछ और। तो अनाया की मम्मी कहती है, हाँ ये ठीक रहेगा। वैसे भी प्रिया भी पूरे टाइम अब घर में अकेली रह गई, अनाया तो है नहीं, तो उसका भी मन नहीं लगेगा। क्यों ना हम दोनों को साथ में कहीं भेज देते हैं, इसी बहाने घर से दूर भी हो जाएंगे और सेफली कहीं कुछ दिन रह कर आ जाएंगे। तो अनाया के पापा कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं प्रिया से बात करता हूँ।" कुछ समय बाद प्रिया के वहाँ अनाया के पापा प्रिया को बुलाते हैं। प्रिया उनके कमरे में आती है और कहती है, जी अंकल, बेटा वो मैं चाहता हूँ कि तुम रूही को लेकर कहीं घूमने चली जाओ। आई थिंक उसका भी मन नहीं लगेगा, बच्ची है और बार बार आकृति के बारे में पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे। प्रिया कहती है, लेकिन ऐसे कैसे। अनाया की मम्मी कहती है, ऐसे कैसे क्या होता है, तुम भी जाओ घूमो फिरो, आखिर अनाया तो अब है नहीं यहाँ पे, तुम्हारा भी मन लगेगा नहीं, तो चले जाओ कहीं घूमने के लिए किसी दूसरी जगह। और तब तक अगर आकृति ठीक हो जाती है तो मैं हम फ़ोन करेंगे, तुम लोग आ जाना। क्योंकि यहाँ पे रह के आकृति को ना देखेगी रूही तो बार बार आकृति के बारे में पूछेगी, तो हम क्या जवाब देंगे। रू- प्रिया को भी सही लगती है और कहती, ठीक है, मैं उसे लेकर चली जाऊँगी। अनया के पापा कहते हैं, बेटा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ दिनों की बात है। प्रिया कहती है, जी अंकल। वो कमरे से चली जाती है। जाने के बाद जो है रूही के कमरे में जाती है तो देखती है रूही कुछ ड्रॉ कर रही थी। बेड पे बैठी हुई थी, मस्त अपने बुक्स फैला रखे थे और वहाँ पे बैठकर और मैथ का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रही थी और उसमें कुछ ड्रॉ भी कर रही थी। तो प्रिया उसके पास जाती है और कहती है, बच्चा क्या कर रहे हो। रूही कहती है, दी मैं स्टडी कर रही हूँ। ओके, क्यों ना हम कहीं घूमने चलें। घूमने कहाँ पर। दूसरे स्टेट चलते हैं। दूसरे स्टेट पर दी, दी आकृति दी यहाँ पे अकेली। अकेली कहाँ, वो तो चली गई है ना। दी चली गई, कहाँ चली गई। ओह, तुम्हें नहीं मालूम। नहीं नहीं, लगता है कि तुम सो रही थी तो वो आई थी कमरे में, तुम नहीं थी, मतलब तुम सो रही थी तो वो शायद चली गई। लेकिन कहाँ चली गई। अरे बुद्धू, तुम्हारे जीजू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर चली गई घूमने, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी चले घूमने। तो ये सुनते ही रूही के चेहरे पर जो स्माइल थी वो उदासी में तब्दील हो जाती है और उदास नज़रों से कहती है, दी मुझसे मिले बगैर चली गई। प्रिया उसको गले लगाते हुए कहती है, अरे बच्चा वो आई थी मिलने के लिए, लेकिन तुम्हें इतना क्यूट तरीके से सोते हुए देख कर ना वो तुम्हें उठा ही नहीं, और इसीलिए वो तुमसे मिलकर तुम्हारे फोrehead पे किस करके वो चली गई। आपको कैसे मालूम।
अरे मैं भी तो थी उनके साथ में। अच्छा आप भी थी। ओ वैसे दी मुझे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। एक्चुअली 2 दिन बाद मेरे दोस्त की बर्थडे है और मैं दी से बात करने वाली थी कि मुझे जानी है। वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि नहीं तुम्हें आनी ही है आनी है। और मेरी इकलौती मेरी बेस्ट फ्रेंड है प्रिया, ये जब सुनती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। कहती है अच्छा जानी है। हाँ दी जानी है। अच्छा कब जानी है? कब क्या 2 दिन बाद है तो कल जानी सही रहेगी। कल क्यों ना हम आज चलें शाम को। आज क्या 30 से नहीं मिलेंगे? तुम वीडियो कॉल पे बात कर लेना ठीक है। वो लोग अभी नहीं आएंगे, अभी वो लोग कुछ दिन बाद ही आएंगे। अच्छा ठीक है मैं अंकल आंटी से बात कर लेती हूँ। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ ना, मैं बात करूँगी। लेकिन अच्छा ठीक है तुम भी चलो साथ में। फिर दोनों उठते हैं, उठकर अनया के मम्मी पापा के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है आ जाओ। अनया की मम्मी की थी। वो दोनों अंदर जाते हैं तो अनया की मम्मी जब दोनों को देखती हैं तो कहती है क्या हुआ। रूही अनया की मम्मी के पास जाती है और कहती है आंटी वो क्या हुआ बच्चा। आंटी वो मुझे ना घर जानी है। घर जानी है? क्यों क्या हो गया? अच्छा नहीं लग रही यहाँ पे? नहीं ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है 2 दिन बाद। वो मुझे बुला रही है, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो वो केक कट नहीं करेगी। इतनी क्यूटली बोलती है ना कि अनया की मम्मी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उनके चेहरे का मुस्कान देखकर अनया के पापा भी खुश हो जाते हैं। यही तो चाहिए थी उनको। उनकी वाइफ उनके बच्चों के जाने के बाद उदास हो गई थी, लेकिन जाने की बातें सुनकर उनके चेहरे पर भी उदासी आ जाती है। लेकिन अभी के लिए तो यही अच्छा था कि रूही चली जाए। अनया की मम्मी कहती है पर बच्चा यहाँ अच्छी नहीं लग रही है, यहीं पे रहो ना। तो रूही कहती है आंटी मैं फिर आ जाऊँगी, मुझे अभी जानी है, मेरी दोस्त का बर्थडे है। जानी है? हाँ ना। ठीक है कब जानी है? एक्चुअली मैं तो सोची थी कि कल जाने की, लेकिन प्रिया दी बोल रही है क्यों ना हम आज शाम को ही चली जाएं। आज है इतनी जल्दी? हाँ आप देख लो। ये बोलकर वो चुप हो जाती है। अनया की मम्मी प्रिया को देखती है, प्रिया कुछ इशारा करती है। अनया के पापा भी समझ जाते हैं और कहते हैं सच में जानी है आज? प्रिया कहती है हाँ मैं सोच रही थी, मुझे यहाँ पे मन नहीं लग रही है, अब तो अनया है नहीं तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिन के लिए चली जाऊँ घूमने। तो रूही ने बोला घर जाने के लिए, तो मुझे भी अच्छा लगा चलो हम लोग वहीं पे चलते हैं, अब कुछ दिन अपनी बहन के ससुराल होकर आऊँगी। ही बोलकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो अनया के पापा कहते हैं फिर ठीक है मैं टिकट करवा देता हूँ। तो प्रिया हाँ में सिर लाती है, कहती है तो रूही चले पैकिंग करने। रूही हाँ में सिर लाती है, फिर दोनों निकल जाते हैं। वहीं रिया और अनया दोनों जो है करीबन 4 घंटे की ड्राइविंग के बाद फाइनली एक जगह पे पहुंचते हैं। ये जगह जंगल जैसी थी, मतलब स्टार्टिंग में तो कम पेड़ पौधे थे, लेकिन जैसे जैसे ये लोग अंदर बढ़ रहे थे वैसे वैसे जंगल गहरी होती जा रही थी। और एक वक्त ऐसा आता है कि दिन में ही उस जंगल में अंधेरा सा दिखने लगता है। बाइक को उसी अंधेरे के बीच में छोड़ते हैं, अच्छे से लॉक करते हैं, लॉक करने के बाद उस अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। करीबन 15 मिनट चलने के बाद उन्हें ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे अंधेरों का नामो निशान नहीं था। उस अंधेरी रास्ते को पार करते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर सिर्फ उजाला ही उजाला था। कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर अंधेरों का अंधेरे नाम की किसी भी नेगेटिविटी का नामो निशान नहीं थी। जैसे ही उस जगह पे वो लोग कदम रखते हैं उनके चेहरे पर सुकून और शांति नजर आने लगती है। ये एक पवित्र स्थान थी जहाँ पे आध्यात्मिक ऊर्जा से बंधी हुई थी ये जगह। इस जगह पे कोई भी नेगेटिविटी आसपास भी नहीं भटकती थी। यहाँ पर हर तरह की ट्रेनिंग करवाई जाती थी। कुफू कराटे, मतलब शारीरिक बल, शरीर को मजबूत करने की जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं वो सब कराई जाती हैं और साथ ही साथ आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने की दीक्षा भी दी जाती है। यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन भी होती है आपस में ही फ्रेंडली। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इस जगह पे पैर रखते ही अनया के चेहरे पर जो तनाव थी, जो चिंता थी, जो टेंशन थी, जैसे मानो वो कम हो चुकी थी। उसके चेहरे पर वो सुकून साफ नजर आ रहा था। दोनों आगे बढ़ते हैं, जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ते हैं तभी पीछे से एक आवाज़ आती है रुको। दोनों पीछे पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर इसी एकेडमी के
कुछ स्टूडेंट थे जो इन्हें बहुत अच्छे से जानते थे। वो लोग आगे आते हैं और कहते हैं, आप लोग आ गए, चलिए पहले अच्छे से फ्रेश हो लिए, उसके बाद ही वहीं पे साइड में इनको लेकर जाया जाता है जहाँ पर बकेट में पानी वगैरह रखी गई थी, या ये कहें कि गंगा जल वगैरह कुछ मिक्स करके रखी गई थी। ये खुद की शुद्धि के लिए इस जगह पे कदम रखने से पहले खुद की शुद्धि करवानी बहुत ज़रूरी थी, ताकि आप बाहर से आए हो किसी भी तरह का नेगेटिव ऊर्जा लेकर ना अंदर चले जाए। हालांकि ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कोई भी नेगेटिविटी यहाँ के आसपास भी कदम नहीं रख सकते थे, और ये कोई आम इंसान तो थे नहीं, तो इनके ऊपर आना पॉसिबल नहीं था। लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं कह सकते, ये कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर दोनों जो है अच्छे से हाथ पैर धोते हैं, उसके बाद उसी पानी को अपनी बॉडी पे छिड़क लेते हैं। उसमें पवित्र जल थी, बॉडी पे छिड़कते ही उनकी शरीर शुद्ध हो जाती है। फिर वो लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं। कुछ कदम चलने के बाद जो है वहाँ पे दिखाई देती है कि काफ़ी सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर इस वक्त कुफू की ट्रेनिंग चल रही थी। अनाया ये दिखती है तो उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आकर निकल जाता है। ट्रेनिंग करती तो थी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ में हमारा मन नहीं लगता है तो वो चीज़ परफेक्ट तरीके से होती नहीं है। यही अनाया का था। अनाया करती थी, अपनी रक्षा कर सकती थी, लेकिन उस हद तक नहीं कि वो साथ ही साथ कई लोगों के साथ लड़ सके। आम इंसान से लड़ना आसान है, अगर यही किसी नेगेटिव ऊर्जा से लड़ाई हो तो अनाया की बस की बात नहीं थी। रिया ये देखती है, फिर वो अनाया को देखती है, अनाया को देखते हुए कहती है, रिलैक्स, शांत हो जाओ। मतलब इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रही हो? इसी वजह से तो हम यहाँ आए ना। चलें। सभी जो है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद लगभग 15 मिनट चलने के बाद वो एक जगह पे पहुँचते हैं। एक आश्रम जैसी जगह थी, आश्रम, जहाँ पे उनके ट्रेनर, उनके गुरु रहते थे। वहाँ जाते हैं, वहाँ पे कुछ और भी लोग थे, जैसे गुरु के शिष्य भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पर थे। तो वो जाते हैं वहाँ पे, उनसे मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं। वो शिष्य अंदर चले जाते हैं और करीबन कुछ ही सेकंड बाद वो बाहर आते हैं और कहते हैं, ठीक है आप लोग अंदर जा सकते हैं। दोनों अंदर जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं कि उनके जो ट्रेनर थे, उनके गुरु जो थे, अपनी आंखें बंद किए हुए साधना में लीन थे। करीबन 2 मिनट खड़े रहते हैं दोनों, तभी एक आवाज़ आती है, बैठ जाओ। उनके गुरु ने आंखें नहीं खोली थी, लेकिन फिर भी वो बिना देखे ही समझ जाते हैं कि कौन है और बैठने को कहते हैं। दोनों जो है आगे बढ़ते हैं, जस्ट उनके सामने बैठ जाते हैं। बैठते हुए कहते हैं, गुरु जी, दंड प्रणाम वगैरह की जाती है। उसके बाद जो है गुरु जी कहते हैं, अनयन जी गुरु जी, सभी मोह माया से दूर इस जगह पर आए हो। याद रहे, तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों संतुलन बनाए रखे। अगर तुम्हारा दिमाग और दिल भटकता रहेगा इधर से उधर, तो तुम पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाओगे। अनया उनकी बातों को समझती है। आखिर इस जगह पे आने का सबसे बड़ा कारण क्या था? आकृति। आकृति ही सबसे बड़ी कारण थी उसका यहाँ पर आने का। और जब वो यहाँ पर आ चुकी है तो वो सारी चीज़ों को पूरी फोकस के साथ करेगी, ताकि वो जल्द से जल्द अपनी वाइफ, अपनी पत्नी, अपनी धर्म पत्नी, अपनी ज़िंदगी, अपनी मोहब्बत के पास जा सके। अनया हाथ जोड़कर कहती है, गुरु जी अब चिंता मत कीजिए, मैं पूरी फोकस के साथ अपनी ट्रेनिंग करूँगी। गुड, आई होप सो, मुझे यही उम्मीद है जी। करीबन 2 मिनट बाद एक और गुरु, जो कि पीला वस्त्र धारण किए हुए थे, वो अंदर आते हैं। जैसे ही अनाया और रिया उन्हें दिखते हैं, उठते हैं, उठकर झुककर उनके पैरों को छूकर प्रणाम करते हैं। उसके बाद जो है गुरु जी उन्हें अपने आसन ग्रहण करने को कहते हैं, यानी कि जिस जगह पर आप बैठे हुए थे आप जाकर बैठ जाइए। गुरु जी ट्रेनर के जस्ट बगल वाली सीट पर बैठ जाते हैं और बैठते हुए कहते हैं, आज से आपकी ट्रेनिंग जो है स्टार्ट होने वाली है। आपकी ट्रेनिंग शारीरिक बल, जो कि आपके ट्रेनर करवाएंगे, आपके गुरु करवाएंगे, और हम आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का शिक्षा देंगे। अनया जब ये सुनती है तो कहती है, आध्यात्मिक ऊर्जा? आध्यात्मिक ऊर्जा, ये वो ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर के अंदर ही होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। उसे हमें जागृत करने से हमारी कई इंद्रियां खुल जाती हैं, जो आपके शरीर के अंदर ही होती हैं। ट्रेनर कहते हैं, तुम लोग अपने कक्ष में जाओ और जाकर अच्छे से फ्रेश वगैरह हो लो, रेडी हो लो और कुछ खा पी लो। उसके बाद जो है हम ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलेंगे। ये बोलकर ट्रेनर वहाँ से उठते हैं, उठकर निकल जाते हैं। जो येलो वस्त्र धारण किए हुए
गुरु आए हुए थे, वो भी वहाँ से निकलते हैं और उसी रास्ते पे चले जाते हैं जहाँ पे ट्रेनर जो है गए हुए थे। करीबन 1 घंटे बाद दोनों जो है अच्छे से फ्रेश वगैरह होकर कपड़े वगैरह चेंज करके ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुँच जाते हैं। ग्राउंड में आने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। जो ट्रेनर थे वो कहते हैं, आज वैसे भी तुम्हारा मुकाबला हमसे होने वाला था, लेकिन प्लान में थोड़ी चेंज की गई है। तुम्हारा मुकाबला हमसे नहीं, बल्कि तुम्हें इन सभी से एक-एक करके बारी-बारी से मुकाबला करनी होगी और इनमें से आधे लोगों से भी तुम जीत गए। तुम्हें मुझसे लड़ने की ज़रूरत अभी के लिए नहीं होगी, वरना तुम्हें इन सब से हारने के बाद मुझसे लड़नी होगी। जब ये सुनती है अनाया तो डर जाती है और रिया के हाथों को पकड़ लेती है। रिया कहती है, बात करो ती, आप बात करो ना। बिल्कुल भी नहीं, तुम बात करो। अनाया कहती है, गुरुजी नहीं, मास्टर, यस मास्टर। ठीक है, चलो लग जाओ काम पर। अनाया थोड़ी सी घबराई हुई थी क्योंकि उसके लिए ये सारी चीज़ें जो थी, फर्स्ट टाइम तो नहीं थी, लेकिन हाँ, अनाया ने उतनी भी अच्छी सी ट्रेनिंग जो है नहीं की थी पिछले कुछ दिनों में, और बनारस जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। उसकी वही बचपना और फैमिली वालों की लाडली बच्चे बनकर ही वो रह जाती थी। लेकिन अब उसको वो सारी चीज़ें करनी थी जो उसकी फैमिली ने बोला है और उसके मास्टर ने जो बोला है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी वाइफ, उसकी आकृति, उसकी ज़िंदगी से मिलने नहीं दिया जाएगा। जब यही चीज़ सारी दिमाग में वहाँ आती है तो अनाया अपने आप को सीधी खड़ी करती है और मन ही मन ठान लेती है कि नहीं, मुझे करनी है, मैं करूँगी। तभी जो है एक-एक करके वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे आने लगते हैं। अनाया उनसे फ़ाइट करने की कोशिश करती, हालाँकि थोड़ी नर्वस तो थी, लेकिन जब जब उसके मन में आकृति से मिलने का ख्याल आ रहा था तब वो एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाती थी। सामने वाला जब हाथ उठाता फ़ाइट करने के लिए उसके हाथों को पकड़ लेती और अपने हाथों को ले जाकर उसके पेट में दे मारती। कभी कभी अपनी उंगलियों से उसके हाथों को ग्रैब कर लेती, कई को तो अपनी उंगलियों की मदद से गले पर वार करके बेहोश कर चुकी थी। अनाया की फाइट हालांकि ऐसी नहीं थी, लेकिन जब ट्रेनर ऐसे देखते हैं ना उसको ये करते हुए, तो उनके चेहरे पर चमक साफ नज़र आ रही थी। कहीं ना कहीं अनाया पूरी तरह से फाइट के मूड में एक्टिव हो चुकी थी। उसको ये नहीं पता था कि वो कितना बेहतरीन कर रही है। शायद उसकी आध्यात्मिक शक्ति, उसकी वो ऊर्जा धीरे धीरे जागृत होने के पड़ाव पर निकल चुकी है। जब वो फाइट मोड में आई थी, पूरी तरह से फाइटिंग में खो गई थी, उसकी पावर अपने आप ही बढ़ रहे थे और ये अनाया को रत्ती भर यानी कि जरा सा भी खबर नहीं थी कि वो किस तरह से लड़ रही है। तभी उनमें से एक और स्टूडेंट वहाँ सामने आता है और अनाया को देखता है और कहता है, फाइनली हमें आमने सामने होने का वक्त आ गया है, चलो शुरू करते हैं। वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर पहले दोनों एक दूसरे को झुककर अपने कला को नमस्कार करते हैं। उसके बाद जो है स्टार्ट हो जाते हैं, दोनों फाइटिंग मोड में आते हैं और लड़ना स्टार्ट करते हैं। शुरू में तो वो भारी पड़ रहा था, फिर अनाया भारी पड़ने लगती है। उसके बाद जो है वो अपनी टेक्निक यूज़ करता है और डायरेक्ट अनाया का जो शोल्डर था उस पर वार करता है, वो भी 2 उंगलियों से। जैसे ही वो 2 उंगलियों से वार करता है उसे ट्विस्ट कर देता है। अनाया के हाथ जो थे वो जैसे मानो पैरालाइज हो गया हो, एकदम सुन्न पड़ चुके थे, जैसे मानो पैरालाइज हो गया हो, एकदम सुन्न पड़ चुके थे। वो अपने उस हाथ को उठा ही नहीं पा रही थी और ज़रा भी पेन भी नहीं फील हो रहा था, बस जैसे मानो उस हाथ में जान ही नहीं बची हो। दूसरे हाथ से वार करती है, लेकिन उससे पहले ही वो एक बार फिर से सेम टेक्निक यूज़ करता है और अनाया के दूसरे शोल्डर पर भी वार कर देता है और उसे भी सेम चीज़। जब ये होती है तो अनाया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। गुरुजी हंसते हुए कहते हैं, बहुत वीक हो तुम, बहुत ही ज़्यादा। तुम इस हिसाब से इस तरह से लड़ोगी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लगता है तुम पूरी ज़िंदगी इस आश्रम में ही रहने वाली हो, इस ट्रेनिंग में ही रहने वाले हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें तुम्हारी पार्टनर से अलग कर दिया है और तुम्हें मुझे हरा कर मुझे हराओगे तब जाकर तुम अपने घर जाओगे। ये सुनकर कितनी, मतलब क्या मैं बोलूं, तुम्हें नहीं लगता ये एक मजाक है? अनाया अनाया वहाँ पे खड़ी थी और जितने भी स्टूडेंट थे, गुरुजी जो है इशारा करते हैं जैसे मानो उन्हें बोल रहे हैं इसका मजाक उड़ाओ, और सभी हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं
क्या सच में? सच में तुम्हें घर से निकाल दिया गया है? यार कितनी फनी है ना। तुम्हें अपने घर से निकाल दिया गया, वो किस लिए? ताकि तुम अपने ट्रेनर को हरा सको। यार अनयन, मतलब क्या बोले हम। तुम्हें लगता है कि तुम हरा पाओगे? अनया को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। रिया ट्रेनर को देखती है, ट्रेनर इशारा करते हैं जैसे बोल रहे हैं कि तुम शांत रहो, जो हो रहा है उसे होने दो। अनया उन सबको देखते हुए कहती है, ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन घमंड होना ये अच्छी बात नहीं है। घमंड अच्छे अच्छे लोगों को लेकर डूब जाता है। ट्रेनर कहते हैं, अच्छा घमंड? घमंड भी उन्हें ही होता है जिसके पास ताकत होती है। तुम इस ताकत पर हमसे लड़ोगे, हमें हराओगे? अनया कहती है, आज नहीं हरा सकते तो क्या हुआ? ऐसा भी नहीं है कि आगे मैं हरा नहीं सकता। वो रियली? अच्छा अब बताओ कितना टाइम चाहिए तुम्हें मुझे हराने के लिए? अनया चुप हो जाती है। गुरुजी ट्रेनर जो थे वो फिर से पूछते हैं, कितना टाइम चाहिए? कितना टाइम चाहिए? तुमने अभी तक अपने आध्यात्मिक ऊर्जा में से किसी एक को भी जागृत नहीं किया है। और मेरी पांचों ऊर्जा जागृत है। तुम्हें लगता है कि तुम इस जन्म में मुझे हरा पाओगे? जब ये बोलते हैं तो अनया, उसकी आंखें गुस्से से मानो आग उगल रही हो। धीरे धीरे उसकी आंखें रेड होने लगती है। ट्रेनर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्यों गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है बच्चे को? क्या करेगो? लड़ोगे मुझसे? अरे मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। आओ मुझसे लड़ो, मुझे हराओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हराओ, लेकिन इस कमज़ोर शरीर के साथ तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे वो भी हंसते हुए कहते हैं, सर क्या बात कर रहे हो आप? ये हमें नहीं हरा पा रहा है तो आपको कैसे हराएगा? अपनी बहन को भी नहीं हरा पाता है, जो कि आप ही की शिष्य है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश। इनमें से तुमने एक भी तत्व को जागृत नहीं किया है, और जब तक तुम इन पांचों तत्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, जागृत नहीं कर लेते, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, कभी नहीं हरा सकते। तुम्हें हरानी है तो तुम्हें इन 5 तत्वों को जागृत करनी होगी, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करनी होगी। ये तुम कर पाओगे? अनया अब बहुत ही ज़्यादा अंदर से प्रवोक हो चुकी थी, इतना वो गुस्से में आ चुकी थी। वो कहती, हाँ 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 मैं करूँगी, मैं करूँगा, हाँ मैं करूँगा। अच्छा ठीक है फिर, ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने का टाइम देता हूँ। 6 माह तुम्हारे पास पूरे 6 माह हैं, और ये 6 माह में तुम्हें अपने सारे तत्व, आध्यात्मिक शक्ति, सब कुछ जागृत करनी होगी। तुम्हें अपने घर जानी है ना, तुम्हें अपने परिवार से मिलनी है ना, तो तुम्हें ये करनी होगी। और जब तक तुम ये नहीं करोगे तो मुझे हराओगे नहीं, और तुम मुझे नहीं हराए तो तुम घर जा नहीं सकते। अब सोचो सोचो कि तुम क्या करोगे। ये बोलकर ट्रेनर मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब इनकी टेक्निक थी, अनया को मतलब इस हद तक उसको प्रोवोक करो, इस हद तक उसको गुस्सा दिलाओ, इस हद तक उसे कमज़ोर कर दो अंदर से कि वो खुद अपने आप को आगे बढ़ने पर मजबूर करे, वो सब करने पर मजबूर करे। इसीलिए उन्होंने अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर अनया का मजाक बनाया, अनया का मजाक उड़ाया, परिवार को भी बीच में लाया, उसकी वाइफ को भी बीच में लाया, क्योंकि सभी जानते हैं कि अनया के लिए, अनया की फैमिली, उसकी मोहब्बत, उसकी ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है। वहीं घर पर शाम हो चुकी थी, और प्रिया और रूही सबसे मिलकर निकल चुके थे, और उनको छोड़ने के लिए उनके पापा यानी कि अनया के पापा रूही और प्रिया को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। कुछ समय बाद वो लोग एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, और वहाँ पे उन लोगों को चेकिंग वगैरह जब हो जाती है और वो लोग चले जाते हैं, उसके बाद जो है वो वहाँ से निकलते हैं, और गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि वो जो उनको एयरपोर्ट जाने में लगभग 40 मिनट लगे थे, वो लगभग 25 मिनट में घर तक पहुँच जाते हैं, डर के मारे, क्योंकि अभी 7 बजने वाले थे, इवनिंग ख़त्म हो चुकी थी, और वो जल्दी जल्दी घर आते हैं। घर आने के बाद देखते हैं कि सर्वेंट को सब कुछ छुट्टी दे दी गई थी। घर में सिर्फ फैमिली के अलावा
कोई नहीं था। घर को काफ़ी अच्छे से लॉक कर दिया जाता है, विंडोज़, डोर जितनी भी थी सब कुछ लॉक करने के बाद जो है सब एक जगह हॉल में बैठे हुए थे। अनया की मम्मी की आंखों में डर, अनया की दादी भी काफ़ी घबराई हुई थी, अनया के दादाजी भी। देखा जाए तो सबके मन में डर तो थी, क्योंकि कहीं न कहीं सबके मन में थी कि अगर उसे पता चल गई है तो वो ज़रूर आएगा, और इसका आभास गुरुजी ने पहले ही इन्हें करा चुके थे। सभी लगभग 9 बजे तक वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन तब तक कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल शांत था। ये शांति एक ऐसी शांति थी जैसे मानो ये तूफ़ान की पहली वाली शांति। अगर वहाँ पे एक छोटा-सा सुई भी गिर जाए, उसकी भी आवाज़ सबको सुनाई देगी, पूरी तरह से शांत। पापा कहते हैं मम्मी पापा आप लोग जाइए ना, जाके आराम कीजिए। दादाजी कहते हैं हाँ, तुम लोग भी आराम कर लो, अगर कुछ भी हो सतर्क रहना, ठीक है? जी। सभी जो है अपने-अपने कमरों में चले जाते हैं। माँ घबराते हुए अनया के कमरे की तरफ देख रही थी। अनया के पापा कहते हैं, "उधर ध्यान मत दो, वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं होगा, चलो।" अनया की मम्मी का हाथ पकड़ते हैं और कमरे की तरफ ले जाते हैं। नींद कहाँ आने वाली थी? मन में डर बैठी हो तो नींद कैसे आएगी? लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं सोने का। लगभग रात को 11 बजते हैं। रात के 11 बजे जब सभी सो रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्हें नींद आई थी। उसी नींद में रात के 11 बज चुके थे। हल्की-हल्की नींद आ चुकी थी सबको। तभी जो है बाहर के नज़ारे, हवा, तूफ़ान स्टार्ट हो चुकी थी। घर में जो डिम लाइट जल रही थी रूम्स में, वो अपने आप ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन होना स्टार्ट। अनाया की मम्मी हल्की नींद में थी, लेकिन जब ये चीज़ होती है ना, उनकी आँखें खुल जाती हैं और वो झटके से उठकर बैठ जाती हैं। वो लाइट्स ऑफ ऑन होना बंद ही नहीं हो रही थी। वो डरते हुए अनाया के पापा को हिलाती है, "ए सुनिए ना, सुनिए ना। हाँ, हाँ, क्या हुआ? देखिए ना क्या हो रही है?" अनाया के पापा अभी उठकर बैठते हैं और ये सारी चीज़ें देखकर वो टाइम देखते हैं, रात के 11:25 हो चुके थे। वो टाइम देखते हैं और घबरा जाते हैं, ये क्या हो रही है? तभी जो है दादी माँ की आवाज़ आती है चिल्लाने की। अनाया के पापा, अनाया की मम्मी एक दूसरे को देखते हैं, घबरा जाते हैं, तुरंत उठ के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पे दोनों दादा-दादी एक दूसरे को पकड़े हुए बैठे हुए थे, उनकी आँखों में डर साफ नज़र आ रही थी। वो रूम के अंदर कदम रखते उससे पहले ही एक ज़ोरदार चीखने की आवाज़ आती है, रुद्रा! ये सुनते ही सबकी मानो डर के मारे शरीर काँपने लगते हैं। मम्मी जो है पापा को कस के गले लगा लेती हैं, लगाते हुए कहती हैं, ये आ गया, ये आ गया। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। वो डरते हुए अपने मम्मी-पापा के पास जाते हैं और जाते हुए उनके पास ही बैठ जाते हैं। दादा-दादी तो बहुत घबराए हुए थे और डर भी लग रही थी, क्योंकि दादाजी हार्ट पेशेंट थे और इस हालत में उनको कुछ हो ना जाए, इस बात की भी डर थी सबको। तभी खिड़की, दरवाजे को जैसे मानो कोई ज़ोर-ज़ोर से हिला रहा हो, तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, और इतनी धक्के लगने की आवाज़ें आ रही थी। सभी जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, एक-दूसरे को पकड़े हुए थे। रुद्रा, रुद्रा! मतलब अजीब-अजीब सी आवाज़ें आने लगती है, चिल्लाने की, चीखने की, दरवाज़ा पीटने की, साएँ-साएँ की आवाज़ें आ रही थी, जैसे मानो क्या ही मतलब हो गया हो। तभी जो है पापा की नज़र विंडो पर जाती है, जहाँ से 2 चमकती 2 रेड आँखें नज़र आ रही थी। हालाँकि वो विंडो के बाहर से थी, लेकिन काँच की विंडो थी, जिसके कारण वो नज़र आ रही थी, और कॉटन लगाना शायद दादी माँ भूल चुकी थी, जिसके कारण वो आँखें जैसे मानो विंडो को चीरते हुए इन्हीं को देख रही थी। अपने हाथ को विंडो पे रखते हुए वो चिल्लाता है एक बार फिर से, रुद्रा! इतनी ज़ोरदार चीख थी, वो काँच टूटकर बिखर सी जाती है और काँच के कुछ टुकड़े उड़ते हुए बेड पर आते हैं और पापा को
जो अपने हाथों से अनाया की मम्मी को पकड़ रखे थे और उसी हाथ में जाकर चुप से जाते हैं। उस आया, वो जो कोई भी था, एक हवा की झोंके की तरह रूम में प्रवेश कर जाता है और अपना हाथ एक ले जाकर तुरंत अनाया के पापा के उस खून लगे हुए हाथों पर रखता है। उस हाथ के जो खून लगे थे उसके हाथ में लग जाते हैं। हालांकि उसका शरीर नहीं था हवा की तरह, लेकिन वो खून भी जैसे मानो हवा में तैर रहा हो। उसको अपने हाथ में लेते हुए उसे अपने मुंह के पास लेकर आता है और गहरी गहरी सांस लेते हुए उसको सूंघ रहा था और सूंघते हुए कहता है, वाह, ये तो मेरा ही खून है, यानी कि तुम सब जिंदा हो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। रुद्रा, रुद्रा कहाँ है, रुद्रा? उसी रूम में उसी विंडो से कुछ और भी उसी तरह की परछाइयां कदम रखती है और वो जो पहले आया था वो कहता है, ढूंढो ढूंढो उसे, कोने कोने में ढूंढो, रुद्रा कहाँ छिपा है रुद्रा, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दादाजी बस उस शख्स की आंखों में दिखे जा रहे थे। उस शख्स की आंखें रेड खून की तरह लाल थी, जैसे मानो उस आंखों से खून ही टपक कर गिर रहे थे। वो शख्स जो भी था वो बस एक टक अनया की फैमिली को देखे जा रहा था, एक टक। तुम सब मुझसे छिप रहे थे, मुझसे। तुम्हें क्या लगता है मुझसे भाग पाओगे? आखिरकार आखिरकार मैंने तुम सबको ढूंढ ही लिया। वो जोर जोर से हंसने लगता है, इस तरह से हंस रहा था जैसे मानो पागल कह सकते हैं। कोई इंसान किसी ऐसे शख्स को ढूंढ लेता है जो जानी दुश्मन हो और वो किस तरह से रिएक्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही। दादाजी डरते हुए कहते हैं, तुम लोग तुम मुझे हमें कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी तुम्हारी अंत निकट है, वो आ चुका है। वो साया जो था वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें लगता है तुम्हें लगता है कि तुम उसे छुपा के रखोगे और मेरा मेरा अंत होगा, मेरा अंत। उससे पहले मैं अपने अंत का ही अंत कर दूंगा। वो और भी बहुत कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसके जो साए थे, जो उनके साथी आए थे, वो घबराते हुए अंदर आते हैं और कहते हैं, इस घर में कोई नहीं है सिवाय एक कमरे के। उस कमरे को हम पार ही नहीं कर पाए, उस कमरे के आसपास हम नहीं जा पा रहे हैं। वो सभी घबराए हुए थे। वो अपना सिर घुमाकर उन सायों की तरफ देखता है और कहता है, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ युवराज, हम सच बोल रहे हैं। कौन है वो? कौन है वो खुद दीवारों को चीरते हुए दादी माँ, दादाजी माँ, पापा सभी उस कमरे से निकलते हैं डरते हुए और डरते हुए अनाया के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। उनको पता था कि अगर अगर ये हमें मारना चाहे तो मार सकता है, हमारा बचना नामुमकिन है, क्योंकि वो एक आम इंसान थे सिवाय एक इंसान के। वो कौन? अनाया की मम्मी। अनाया की मम्मी भले ही वो आम इंसान थी, लेकिन उन्होंने एक शक्ति को जन्म दिया था जिसके कारण वो आम होते हुए भी आम नहीं थी। जिस गर्भ से शक्ति ने जन्म लिया था उस गर्भ को कैसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, वो भी एक नेगेटिव ऊर्जा ने। नेगेटिव ऊर्जा कैसे एक पॉजिटिव ऊर्जा वाले जगह को नष्ट कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। जब वो साया अनाया के कमरे के पास जाता है और एक झटके में उस दीवार को पार करने की कोशिश करता है, तभी एक जोरदार झटका लगती है और वो जाकर दीवारों से टकराता है पीछे और वो दीवार टूटकर गिर जाती है। वो साया फिर हवा में खड़ा होता है और खड़ा होते हुए कहते, कौन है अंदर? रुद्रा, रुद्रा है अंदर। नहीं छोड़ूंगा। अपने हाथों से वो कई तरह की पावर्स कह सकते हैं, वो अपनी जो भी काले पावर जो होते हैं वो सबको इकट्ठा करता है और अनाया के कमरे पे वार करता है। अनाया के कमरे की दरवाज़ा जो है टूट कर जैसे मानो बिखर सी जाती है। वो हंसते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो अनाया के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचता है उसे एक और फिर से झटके लगती है। उस कमरे से एक सुनहरी रोशनी दरवाजे के जरिए बाहर आ रही थी। उस रोशनी को देखते हुए वो एक कदम पीछे लेता है और कहता है, नहीं है, नहीं, ये वो नहीं है, ये रुद्रा नहीं है। कौन है ये? कौन है ये? वो तुरंत पीछे पलटता है और पापा
अनाया के पापा को गले से पकड़ता है, ऊपर टांग देता है और टांगते हुए कहता है, कौन है ये, कौन है ये, जल्दी बताओ कौन है ये। दादाजी घबराते हुए कहते हैं, ए छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो। वो अनाया के पापा के पैर पकड़ लेते हैं और पकड़ते हुए कहते हैं, छोड़ो मेरे बेटे को, कौन है ये, जल्दी जल्दी बोलो कौन है ये, वरना मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। दादाजी कहते हैं, वो देवा है। देवा का नाम सुनते ही उसके हाथ से अनया के पापा का गला छूट जाता है और पापा धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। देवा, वो जो साया था वो पागलों की तरह हंसने लगता है, हंसते हुए मानो इधर से उधर सारे दीवार से अपने हाथ से वार कर रहा था। कई दीवारें टूट कर गिर चुकी थी। हालत तो ऐसी हो गई थी कि कई पिलर, जिस पिलर पे वो घर खड़ा था, 2-3 पिलर घायल हो चुके थे, जैसे मानो क्रैक आ गई हो। अगर एक बार और पड़ता तो वो घर नीचे गिर जाता। अनाया की मम्मी बहुत घबराई हुई थी। वो पागलों की तरह हंसते हुए कहते हैं, देवा, जिसकी तलाश थी मुझे, वो आखिरकार वो मुझे मिल ही गई। ये देवा, मेरी देवा, ये बोलते हुए वो पागलों की तरह इधर से उधर कर रहा था। तभी जो है अपने साथ जो आए हुए थे, साया जो आए हुए थे, उन्हें कहता है, जश्न मनाने का टाइम आ चुका है, जश्न मनाने का टाइम। आखिरकार देवा हमें मिल चुकी है। देवा। दादी माँ थोड़ी सी कंफ्यूज थी। वो कहती हैं, तुम लोग देवा की तलाश कर रहे थे? वो साया दादी माँ को देखता है और वो लगभग 3 मीटर दूर खड़ा था, लेकिन अपना सिर तुरंत दादी माँ के पास अचानक ही कर देता है, ओनली सिर, और उनके सिर के आगे सिर रखते हुए कहता है, नहीं, हमें तलाश थी रुद्रा की, जो मेरा अंत है। यही भविष्यवाणी हुई थी ना, मेरा खुद का खून, मेरा खून मेरा अंत करेगा। नहीं, मैं उस खून को ही खत्म कर दूंगा। जो मेरा अंत है वो मेरा अंत है। बचेगा तब तो मेरा अंत करेगा ना। दादी माँ घबराते हुए एक कदम पीछे लेती हैं और कहती हैं, कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। तुम्हारा अंत तय है और तुम्हारा अंत होगा। वो साया जो है दादी माँ को गले से पकड़ता है, उठाकर एक दीवार पर दे मारता है और कहता है, कभी नहीं, देवा और रुद्रा का मिलन होगा तब तो मैं देवा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। देवा मेरी कोच बनेगी, देवा मेरी कोच बनेगी। ये बोलते हुए वो अनया के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। इस बार ना जाने वो क्या पावर यूज करता है कि जो कुछ समय पहले अनाया के कमरे के अंदर कदम नहीं रख पा रहा था, उसके दीवार को छू नहीं पा रहा था, वो उस कमरे में कदम रखता है। और जैसे ही उस कमरे में कदम रखता है, वो सुनहरी ऊर्जा जो पूरे कमरे में फैली हुई थी, वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। ये क्या थी समझना बहुत मुश्किल था। जब कमरे में वो कदम रखता है तो पूरी फैमिली घबरा सी जाती है। अनाया की मम्मी ये देखती है, वो कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे बच्चों की खुशियाँ, नहीं। वो घबराते हुए, अपनी जान की फिक्र ना करते हुए, वो तुरंत दौड़ते हुए उस कमरे में कदम रखती हैं। और अनाया के कमरे में कदम रखते ही वो तुरंत बिना वक्त गवाए आकृति के पास जाती हैं और उसे अपनी बाहों में भर लेती हैं, जैसे मानो एक माँ अपनी आंचल में अपने बच्चे को छिपा रही हो। और ये करना था उसके कुछ ही क्षण बाद। अनाया आकृति के शरीर से जो ऊर्जा निकल रही थी, जो सुनहरी ऊर्जा बाहर निकल रही थी, और उस साये के कदम रखते ही वो धीरे धीरे मानो खत्म हो रही थी, वो एक बार फिर से एक अग्नि की तरह तेज रोशनी भरते हुए बाहर आना स्टार्ट कर जाती है। और ऐसा होना था, वो साया चीखने लगता है, वो एक कदम पीछे ले लेता है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कोई उम्मीद नहीं की थी। वो साया जस्ट बाहर निकलता है, उसके मम्मी पापा दादाजी को तुरंत एक ना जाने कौन सी रस्सी थी जिससे एक काला धुआं निकल रहा था, उनको एक साथ ही चारों को बांध देता है। अनाया की मम्मी जो आकृति के पास थी, साया के बाहर निकलती हैं, वो भी खींची चली आती हैं और सभी एक दूसरे में बंध जाते हैं। ये ऊर्जा कैसे निकली थी तुम्हारे उसके पास जाने से? अनाया की मम्मी भी थोड़ी सी चौंकी तो थी। कुछ तो ऐसा हुआ था जो अनाया की मम्मी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन कहते हैं ना,
कहते हैं ना, जिस गर्व से शक्ति ने जन्म लिया हो, जिस गर्व से इस काली दुनिया को अंत करने वाला ने जन्म लिया है, उस माँ की आंचल में, वो माँ का आंचल कोई नॉर्मल आंचल तो था नहीं। अनया के ना होने के बावजूद भी दोनों की शक्तियाँ एक दूसरे में मिल चुकी थी, लेकिन आकृति इस वक्त थोड़ी सी कमज़ोर थी। वो अपनी पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति को जागृत नहीं कर पाई थी, जिसके कारण वो साया उसके कमरे में प्रवेश कर चुका था। लेकिन जैसे ही अनया की मम्मी आकृति को टच करती हैं, वैसे ही मानो जैसे अनया का ना होना भी होना में बदल जाता है। फिर क्या था, वो साया जो है अपने जितने भी लोग आए हुए थे उसके साथ उनसे कहता है, ये तुम सबका भोजन है, लेकर जाओ, जाकर इन्हें ख़त्म कर दो। इनमें से एक इंसान का कतरा खून नहीं बचना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी फ्यूचर में, कभी भी भविष्य में हमारे सामने आके खड़ा हो। और बचा रुद्रा को तो मैं ढूंढ ही लूँगा। ये बोलकर वो साया पागलों की तरह हंसने लगता है। उसके साथ आए साये, जितने भी साये थे, वो तुरंत अनया के परिवार की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो साये अनया के पापा के हाथों पे टपक रहे खून को देखकर बहुत ही ज़्यादा उनको आकर्षित कर रही थी। एक साया उनके पापा के पास जाता है और जाकर सीधे उनके हाथ पर अपना मुंह रख देता है, और रखते हुए जैसे मानो उनके खून को चूसने लगता है। अनया के पापा को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, उनकी चीखें निकल रही थी। वो साया पागलों की तरह हंस रहा था। देवा 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 देवा, अब मेरा देवा, मेरी देवा बनेगी, मेरा कवच बनेगी। इस दुनिया पर मैं राज करूँगा, मैं रुद्रा को ख़त्म कर दूंगा। इस तरह से चिल्लाते हुए हंस रहा था। तभी कुछ ऐसा होता है जैसा किसी ने नहीं सोचा था। एक तेज सुनहरी रोशनी कमरे से बाहर आती है, और तुरंत एक जोरदार विस्फोट होता है। वहाँ पे रोशनी का विस्फोट होता है, और वो जितने भी साए थे वो तुरंत एक झटके से वहाँ पे जल जाते हैं, सिवाय एक को छोड़कर, जो पागलों की तरह हंस रहा था और इनका अपना खून बता रहा था। उसको भी जोरदार धक्का सी लगी थी, वो तुरंत दरवाजे से बाहर निकल गया था। एक झटके से वो रोशनी धीरे धीरे कम होती है, और वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं है, आकृति थी, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रही थी। इस वक्त आकृति पूरे श्रृंगार में थी। एक रेड कलर की साड़ी में मंगलसूत्र, सिंदूर, चूड़ियाँ, सब कुछ। उसके पूरे शरीर से एक सुनहरी रोशनी उभर रही थी, उसकी आंखों से भी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वो अपना हाथ आगे लेकर जाकर अपना मुट्ठी खोलती है, वैसे ही उसके हाथों से वो रोशनी निकलती है और उस साए से जाकर टकराती है। वो साया कुछ दूर जाकर गिरता है, और गिरते हुए वो चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, देवा देवा। ऐसे करते हुए वो कुछ ही पलों बाद वहाँ से गायब हो जाता है। बाहर का मौसम जितने भी बदले हुए थे, जैसे कि काले बादल, हवाएं, तूफान जो चल रही थी, धीरे धीरे करके वो शांत हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। और आकृति की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रही थी। वो अभी भी गुस्से के मारे उसका हाथ काँप रहा था। तभी जो है आकृति अपनी आंखें बंद करती है, और बंद करते हुए जितनी रफ्तार से उस कमरे से वो रोशनी बाहर आई थी, उतनी ही रफ्तार से वो रोशनी बनकर फिर उसी कमरे में चली जाती है। ये देखकर फैमिली वाले थोड़ा घबरा जाते हैं, और दौड़ते हुए वो कमरे में जाते हैं। उससे पहले ही अनाया की मम्मी उन्हें रोक देती है और कहती है, नहीं, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। ऐसे ही होता है, अनाया की मम्मी अंदर जाती है तो देखती है उनकी बहू तो जस्ट जैसे उन्होंने सुलह कर गई थी, कुछ समय पहले जैसा उन्होंने देखा था, जस्ट वैसी ही थी। वो उठी ही नहीं थी। इस वक्त वो एक रेड कलर की कुर्ती पहनी हुई थी, और उसके शरीर से हल्की हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। अनाया की मम्मी सोचती है, ये क्या था। जब आकृति यहाँ पे अभी भी अपनी उसी हालत में है, तो जो बाहर आई थी वो कौन थी। अनाया की मम्मी एक गहरी सोच में डूब चुकी थी। वहाँ पे बिखरी हुई चीज़ों को धीरे धीरे करके समेटती है, लेकिन उनकी नज़रें आकृति पर ही बनी हुई थी। आखिर ये था क्या, क्या हुआ था अभी, उनके समझ से परे था। वो सारी चीज़ों को समेटती हैं, और समेटते हुए दरवाजे की डोर तो टूट चुकी थी।
उसी तरह से उनको छोड़कर वो बाहर निकल जाती हैं। बाहर निकलते हुए अपनी फैमिली को देखती हैं और कहती हैं, क्या था ये? आकृति तो जैसे पहले सोई थी जस्ट वैसी ही थी। मैंने आकृति को एक कुर्ती और पैजामा पहना के रखा था और अभी भी उसी कपड़ों में है, लेकिन अभी जो हमारे सामने हुआ वो क्या था? सभी जब सुनते हैं ये बात तो चौंक जाते हैं। दादाजी कहते हैं, पता नहीं, एक काम करते हैं, अभी के लिए जो कुछ भी हुआ दिमाग से परे था, कल सुबह होते ही हम गुरुजी से बात करेंगे इस बारे में। आकृति ठीक है? अनया की मम्मी कहती है, हाँ वो तो जैसी थी वैसी ही है। ठीक है फिर। सभी जाकर हॉल में बैठ जाते हैं। सबके चेहरे पे घबराहट, टेंशन साफ नजर आ रही थी। घर की हालत बुरी हो चुकी थी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको ये एपिसोड। आई नो थोड़ी सी स्ट्रेंज तो है, पर क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे सुपर नेचुरल चीज़ें ऐड हुई हैं तो सुपर से ऊपर तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आती रहेंगी। हर एक एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट होने वाला है, तो रेडी रहिए इस आध्यात्मिक दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए हमारी काल्पनिक कहानी के साथ, जिसका नाम है संगम दो दिलों की। ये मोहब्बत से सफ़र हुई ये कहानी कहाँ तक जाएगी अब तो आगे ही पता चलेगी। और वो साया कौन था और क्यों इनकी फैमिली को अपना अपना खून बता रहा था? क्या इनकी फैमिली से जुड़ा हुआ था? सब जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में।